अब अपन किसके बारे में देखते हैं, एपिड्यूरल हेमेटोमा। एपी का मतलब क्या है, अपन ये अबाउट। ड्यूरल मतलब ड्यूरामेटर। हेमेटोमा का मतलब ब्लड क्लॉट। इसका मतलब ड्यूरामेटर के ऊपर की साइड का जो स्पेस है, उस स्पेस के अंदर क्या हो जाएगा, ब्लड का क्लॉट हो जाएगा। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, एपिड्यूरल हेमेटोमा। अब एपिड्यूरल हेमेटोमा है तो अपन यहाँ पे अगर डिस्कशन करके देखें तो ये अपन ने एक कोरोनल सेक्शन काटा है। सेक्शन काटने के बाद में ये स्पेस दिख रहा है, सबसे फर्स्ट वाला जो सबसे फर्स्ट अपने को दिख रही है लेयर, वो कौन सी दिख रही है, 1 नंबर लेयर कौन सी दिख रही है, पायामेटर। 2 नंबर वाली कौन सी दिख रही है, एरेक्नोइड मेटर। और रेड वन वाली ड्यूरामेटर 3 नंबर। तो पायामेटर और एरेक्नोइड मेटर, पायामेटर और एरेक्नोइड मेटर के बीच में जो स्पेस दिख रहा है, ये पायामेटर और ये एरेक्नोइड मेटर। तो ये वाला स्पेस क्या कहलाता है, सब एरेक्नोइड स्पेस। दूसरा ऊपर चलते हैं, एरेक्नोइड मेटर और ड्यूरामेटर। ये वाली एरेक्नोइड मेटर है, ये वाली ड्यूरामेटर है। तो इसके बीच में जो स्पेस दिख रहा है वो कौन सा वाला कहलाता है, सब ड्यूरल स्पेस। तीसरी लेयर है ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, मेनिंजियल ड्यूरा और पेरिओस्टियल ड्यूरा। कैसे, मेनिंजियल ड्यूरा, ये ड्यूरामेटर है तो ये जो ब्लू वाली है ये मेनिंजियस से टच होती हुई है, और जो रेड वाली है वो स्कल से, बोन से टच हो रही है। तो इसलिए इस ड्यूरामेटर का क्या नाम है, इधर वाली मेनिंजियल ड्यूरा और इधर वाली कौन सी है, पेरिओस्टियल ड्यूरा। तो पेरिओस्टियल ड्यूरा की तरफ और स्कल के बीच में स्पेस पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जा रहा है, स्पेस पाया जा रहा है। ये वाला स्पेस कौन सा कहलाता है, एपिड्यूरल स्पेस। अगर इस स्पेस के अंदर अपन जूम करके देखें ये वाला हिस्सा, तो ये हिस्सा है, कौन सा वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा कौन सा है, एपिड्यूरल स्पेस। अगर एपिड्यूरल स्पेस के अंदर चोट लग जाए, एपिड्यूरल स्पेस में ब्लड आ जाए, किसकी वजह से चोट लग गई, घूमने गए थे, हेलमेट पहना नहीं, जोश जोश में चले गए और बिना हेलमेट, पहले कपड़ा मुंह पे बांध लिया कि भाई आसपास वाले कोई देखे नहीं, थोड़ी दूर आए, हेलमेट नहीं पहने, क्यों, क्योंकि बाढ़ भी तो उड़ाने थे उसको। जब बाढ़ उड़ाएगा तब लोग बाग 2-4 और देखेंगे उसको। गया और गलती से भजड़ा लग गया, गिर गया। गिरने के बाद में वो गिरा टेम्पोरल साइड से। कौन सी वाली साइड से गिरा, टेम्पोरल साइड से। वो नीचे बाटे पड़े थे, उनका स्वागत करने के लिए फूल तो बिछाएंगे नहीं लोग बाग, क्या बिछाएंगे वहां पे, बाटे, जो बाटे बिछाएंगे। अरे वो गिर गया नीचे, गिरने के बाद में क्या होता है, टेम्पोरल रीजन में, कौन सा वाला रीजन का नाम लिया मैंने यहाँ पे, टेम्पोरल रीजन। टेम्पोरल रीजन के अंदर क्या होता है, टेम्पोरल जो बोन है इसके यहाँ पे वो टेरोइड बोन करके अंदर स्ट्रक्चर पाई जाती है, वो बहुत वीक होती है। वो स्ट्रक्चर क्या होती है, अंदर वीक बोन होती है। अगर इस जगह लगी या इस जगह लगी दोनों तरफ, तो सबसे ऊपर वाली स्ट्रक्चर के ऊपर ही अफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो वो कंडीशन क्या करवा देती है, वहां पे ब्लीडिंग करवा देती है अंदर। अब ब्लीडिंग हो रही है मतलब आर्टरी, कौन सी वाली आर्टरी, मिडल मेनिंजियल आर्टरी। कौन सी वाली, यहाँ पे क्या होता है, आर्टरी कौन सी है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी। मिडल मेनिंजियल आर्टरी ब्रांच होती है कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, कितने प्रकार की थी, 2 प्रकार की, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आगे जाके एक भाग में डिवाइड हो जाती है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी क्या होती है, एक भाग में आगे जाके डिवाइड हो जाती है, और ये वाली कहलाती है कौन सी वाली, मिडल मेनिंजियल आर्टरी। मिडल मेनिंजियल आर्टरी किसको सप्लाई करवाती है, कहाँ पे जाती है, जो मेनिंजियस होती है और मेनिंजियस के वहां पे जाती है। तो सबसे क्या होता है, ये मिडल मेनिंजियल आर्टरी मान लो यहां से गई, ये कैरोटिड आर्टरी है, ये 2 भागों में बट गई, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी गई आगे और एक भाग में बट गई, तो ये वाली कौन सी है, मिडल मेनिंजियल
आर्टरी। तो ये मिडल मेनिंजियल आर्टरी क्या करती है, इसमें से होती हुई रन करती है। ठीक है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी क्या करती है, इसमें से रन करती है। ये वाली स्ट्रक्चर बहुत वीक होती है, यहाँ पे थोड़ी वीक स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ अगर चोट लग गई तो चोट लगने की वजह से क्या होगा, मिडल मेनिंजियल आर्टरी रप्चर हो जाएगी। और मिडल मेनिंजियल आर्टरी रप्चर होने के बाद में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे अपने को ब्लड देखने को मिलेगा। खास बात ये होती है, यहाँ पे सूचर्स होते हैं आसपास में। क्या होते हैं, सूचर्स। एपिड्यूरल हेमेटोमा का जो ब्लड है वो कभी भी सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता, कभी भी क्या नहीं करता, सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता। तो यहाँ पे जब अपन देखें, जो ब्लड है वो ब्लड इकट्ठा होगा, और ब्लड इकट्ठा होगा तो इन लेयर को कंप्रेस करेगा या नहीं करेगा। जब ये लेयर अंदर की तरफ कंप्रेस होगी, और कंप्रेस होने के बाद में अंदर प्रेशर बढ़वाएगी या नहीं बढ़वाएगी, और अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो फिर से साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे। क्या ये कौन सा शेप दिख रहा है, हेमरेज के अंदर जो अगर डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपन देखें, अपन अगर लोकेशन की बात करें किसकी, एपिड्यूरल हेमेटोमा की, तो एपिड्यूरल हेमेटोमा कहाँ होता है, टेम्पोरल रीजन के यहाँ पे बोन टेरियो करके स्ट्रक्चर कहाँ होता है, लोकेशन कहाँ होती है, टेम्पोरल बोन के यहाँ। क्यों, यहाँ पे वीक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, वीक स्ट्रक्चर। इसलिए जब चोट लगती है तो टेम्पोरल रीजन वाला हिस्सा है ये ऊपर वाला टेम्पोरल, तो यहाँ पे जब चोट लगेगी तो ब्लड इकट्ठा होगा या नहीं होगा, ब्लड इकट्ठा होगा तो कैसी शेप का अपने को दिखेगा, कॉनकेव शेप। शेप क्या होगी, कॉनकेव। और शेप कब पता चलेगी, जब डायग्नोसिस करेंगे, जब एमआरआई या सीटी करेंगे। तो सीटी करने पे, एमआरआई करने पे अगर अपने को स्ट्रक्चर दिख रही है कॉनकेव शेप की और वो एक ही जगह है, सूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर रही है, तो कौन सा वाला हेमेटोमा समझना है अपने को, एपिड्यूरल हेमेटोमा। अब ये एपिड्यूरल हेमेटोमा है तो ये इधर सारी चीजों को कंप्रेशन डालेगा। जब ये सारी चीजों को इधर कंप्रेशन डालेगा तो ब्रेन के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा ब्रेन का तो साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो साइन और सिम्टम मैकेनिज्म क्या है, कैसे होता है हेमरेज। हेमरेज का अगर मैकेनिज्म देखें तो क्या होता है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी क्या होती है, रप्चर होती, और उसकी वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। और ये वाली ब्लीडिंग यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी जो अपने को दिख रही है, और ब्लीडिंग इकट्ठा होगी, कौन सा शेप दिखेगा, डायग्नोसिस किया एमआरआई सीटी स्कैन से पता चल गया। अब अपन क्या देखते हैं, क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर डिपेंड करता है टेम्पोरल रीजन में है, राइट वाले में, टेम्पोरल लेफ्ट वाले में है, अंदर कंप्रेशन कौन सी वाली स्ट्रक्चर हुई है इस ब्लड की वजह से। जो ये ब्लड इकट्ठा हो रहा है अंदर, सूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा, अंदर इकट्ठा होगा तो इधर की तरफ कंप्रेशन डालेगा। जब इधर कंप्रेशन डाल रहे हैं तो कौन सा वाला रीजन है वहां पे, उस पर्टिकुलर रीजन के क्या होंगे, कंप्रेशन। अगर पोस्टीरियर की तरफ लग गई, अपन देख रहे हैं एपिड्यूरल, ड्यूरामीटर चारों तरफ है या नहीं, अगर पोस्टीरियर, मोस्टली ये देखा गया है टेम्पोरल रीजन में क्योंकि वीक होती है, पोस्टीरियर रीजन में भी तो लग सकती है। अगर वहां लगी, वहां लगने के बाद में ब्रेकडाउन हो गया, चोट लग गई, वहां पे ये इकट्ठा हो गया, ये वाली कंडीशन सेम अपने को दिखी, दिखने के बाद में उसने पोस्टीरियर की तरफ कंप्रेशन डाला। कंप्रेशन डालने के बाद में क्या होता है, टेरिगोइड फोसा करके एक जगह होती जिसके अंदर से 3 नंबर की क्रेनियल नर्व निकलती है, जो पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा है पीछे की तरफ। कितने नंबर की क्रेनियल नर्व निकलती है, 3 नंबर की। तो 3 नंबर की क्रेनियल नर्व है, उसका काम क्या होता है, आई के मूवमेंट के अंदर काम होता है उसका। तो पेशेंट के एबनॉर्मल आई का मूवमेंट होने को देखने को मिलेगा। तो क्लिनिकल फीचर क्या क्या हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, फोकल न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट, हेड नंबर, क्रेनियल नर्व नंबर कितनी, हेड के अंदर क्या हो जाएगी, एबनॉर्मलिटी या पाल्सी। आ गया समझ में। फोकल न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट का मतलब क्या है, फोकल का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह पे, एक हिस्से पे, जगह पे, तो जिस जगह पे लगेगी उसी जगह पे क्या देखने को मिलेंगे, उसी फंक्शन के इंपेयरमेंट देखने को मिलेंगे। ये इसका क्या है,
एपिड्यूरल हेमेटोमा का एक मेजर क्या होता है, लोकेशन कहाँ है, मैकेनिज्म क्या होता है इसका, कैसी शेप दिखेगी अपने को, डायग्नोस अपने को क्या करना है, और अपने को क्लिनिकल फीचर देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से होता है, मोस्ट कॉमनली मिडल सेरिब्रल जो मिडल मेनिंजियल आर्टरी है उसके रप्चर होने की वजह से अपने को देखने को मिलता है। हाँ, अब इसका मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या करना है, मैनेजमेंट करना है अपने को पहला तो ये जो क्लोट है इस क्लोट को बाहर निकालना है। बाहर निकाल के कैसे करेंगे, पर्टिकुलर रीजन की क्रेनियोटोमी करके इसको सक कर लिया जाएगा। क्या कर सकते हैं अपन मैनेजमेंट में, पहले सर्जिकल अगर देखें, सर्जिकल में क्या देखें, क्रेनियोटोमी और सक क्लोट, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या देखना है, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर देखो जब ये प्रेशर डालेगा तो अंदर की तरफ दबाव महसूस होगा, जब अंदर की तरफ दबाव महसूस होगा तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो फिर से न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट दिखेंगे, अंदर फ्लूइड का एबनॉर्मल फ्लो हो जाएगा। तो उसको दूर करने के लिए अपन क्या देते हैं, मैनिटोल दे सकते हैं पेशेंट को। क्या दे सकते हैं अपन, मेडिकल मैनेजमेंट के मैनिटोल दे सकते हैं अपन, और इसमें रेस्ट देना है पेशेंट को। पोजीशन कौन सी देनी है, पोजीशन देनी है एलिवेट हेड, पोजीशन कौन सी देनी है, हेड को एलिवेट करके रखेंगे ताकि प्रेशर थोड़ा सा कम पड़े, इंट्राक्रेनियल प्रेशर थोड़ा सा कम पड़े। और नोजिया वोमिटिंग ये इसके साथ में प्लस इंक्रीज आईसीपी, ये भी देखना, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट में मैनिटोल वगैरह ये दवाइयां देनी अपने को। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्रेनियोटोमी करके क्या करना है, जो अंदर क्लोट है उसको बाहर खींच लेना है, और रेस्ट, और उसमें पोजीशन में कौन सी देनी है, हेड के लेवल को थोड़ा ऊपर देना है। मूवमेंट वाली ज्यादा एक्टिविटी नहीं करवानी पेशेंट को, स्ट्रेसफुल वाली एक्टिविटी नहीं करवानी, और पेशेंट का ध्यान रखना, बस यही करना। अब कर